साल 2015 था और आखिरकार सोमन के जेल से रिहा होने का दिन आ ही गया था। उसने पिछले 10 साल जेल में बिताए थे। नेहा के मर्डर के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा था। जब वह जेल के गेट से बाहर निकला तो बहुत सारे टेलीविजन क्रू जमा हो गए थे ताकि उसका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ले सकें। सोमन 50 साल के आसपास का लंबा आदमी था। चौड़े कंधे और तीखी भूरी आंखें जो सीधे आर पार झांकती थीं। उसके खुरदुरे चेहरे जेल में बिताए उसके समय का सबूत थे, लेकिन उसने अपना सिर ऊंचा रखा था। दुनिया को अपनी बेगुनाही साबित करने का पक्का इरादा कर लिया था। जैसे ही सोमन जेल के गेट से बाहर निकला, कैमरों की चमकती रोशनी ने उसका स्वागत किया। रिपोर्टरों ने इंटरव्यू लेने के लिए उस पर सवालों की बौछार कर दी। एक रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हें उम्र कैद की सजा हुई थी, तुम जल्दी कैसे रिहा हो गए? सोमन ने जवाब दिया, मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से मेरी सजा कम हो गई। रिपोर्टर ने वह सवाल पूछा जो पिछले 10 साल से सबके मन में था, क्या तुम अब भी नेहा के मर्डर से इनकार करते हो? सोमन ने मजबूती से जवाब दिया, मैं हमेशा कहूंगा कि उसकी मौत में मेरा कोई रोल नहीं है। मैं उससे प्यार करता था और मैं ऐसा कुछ करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। रिपोर्टर लगातार सवाल करते रहे और उनमें से एक ने पूछा, आपको क्या लगता है उसे किसने मारा होगा? सोमन ने पक्के इरादे से जवाब दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं अपना नाम साफ करने का पक्का इरादा कर चुका हूं। एक और रिपोर्टर ने बीच में कहा, क्या आपको लगता है कि नेहा की दोस्त माया का इस मर्डर में कोई रोल हो सकता है? मुझे पक्का नहीं पता। सोमन का चेहरा सीरियस हो गया। मुझे सॉरी, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सोमन अपनी कार की तरफ बढ़ा। बाहर इंतजार कर रहा था, लगातार पूछे जा रहे सवालों को नजरअंदाज करते हुए। रिपोर्टर जानते थे कि उन्हें जवाब ढूंढने होंगे, लेकिन सोमन ने अपना नाम साफ करने और असली गुनहगार को पकड़ने का पक्का इरादा कर लिया था। सोमन का मन उथल पुथल में था जब वह नेहा के मर्डर में माया के शामिल होने के बारे में रिपोर्टर के सवाल पर सोच रहा था। क्या यह सच हो सकता है? ये सोच परेशान करने वाली थी। माया के मन में नेहा के लिए गहरी नाराजगी थी, जो इस यकीन से और बढ़ गई थी कि नेहा ने नासिक में उनके समय के दौरान उसे धोखा दिया था। वह रोहन की दुखद मौत और अपनी जिंदगी में जो कुछ भी गलत हुआ था उसके लिए नेहा को जिम्मेदार ठहराती थी। लेकिन क्या माया इतनी बेरहमी से इस हद तक जा सकती थी? सोमन ने इन बातों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। वह माया को अच्छी तरह जानता था और वह नेहा के करीब थी। सच में वह इतना बड़ा जुर्म नहीं कर सकती थी, लेकिन माया बिना किसी निशान के गायब हो गई थी और न तो उसे और न ही नेहा को पता चला था। तब से उससे असल में माया ने नेहा को उसके इंटरनेशनल पेजेंट जीतने पर बधाई भी नहीं दी थी। सोमन जानता था कि यह बात उसके जमीर को परेशान करती रहेगी और उसने कसम खाई कि वह नेहा के मर्डर के पीछे का सच पता लगाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। वह अपने मम्मी पापा के घर पहुंच गया था। कार से उतरकर दरवाजे के पास पहुंचते ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। दरवाजा खोलने से पहले ही वह अपने मम्मी पापा का एक्साइटमेंट महसूस कर सकता था। जब उन्होंने उसे देखा तो उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके पापा ने उसे थपथपाया। वे उसे अंदर ले गए और बिठाया। तो अंदर कैसा रहा? उसके पापा ने पूछा। सोमन ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, ये मुश्किल था, लेकिन मैं मैनेज कर गया। उसकी माँ ने बीच में कहा, चिंता मत करो बेटा, तुम एक मजबूत आदमी हो, तुम सब कुछ जीत जाओगे। सोमन को अपनी माँ की हिम्मत बढ़ाने वाली बातें अच्छी लगीं, लेकिन वह जानता था कि अभी उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। वह इस एहसास को दूर नहीं कर पा रहा था कि अपना नाम साफ करने और अपनी इज्जत वापस पाने के लिए उसे माया को ढूंढना होगा। जब वह वहां बैठा सोच में डूबा हुआ था, उसके माता पिता ने उसका पसंदीदा खाना बनाया, लेकिन सोमन का मन कहीं और था। वह अपने अंदर की उथल पुथल में डूबा हुआ था। वह जानता था कि उसे अपने माता पिता को अपने प्लान के बारे में बताना है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। सोमन ने अपनी माँ के बनाए खाने का हर निवाला मजे से खाया। ताजे पके मसालों की खुशबू और घर के बने खाने का जाना पहचाना स्वाद उसे बहुत पसंद आया। वह 10 साल से ज्यादा समय से जेल में बेस्वाद और कभी कभी बासी खाना खाकर जी रहा था। शुरू में वह अक्सर जेल का फीका खाना खाकर बीमार पड़ जाता था, लेकिन समय के साथ उसे इसकी आदत हो गई। हालांकि उसकी माँ के हाथ के बने खाने के स्वाद का कोई मुकाबला नहीं था। खाते समय उसने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। वह जानती थी कि उसने उसका खाना कितना मिस किया है। खाने के बाद सोमन ने सोने की इच्छा जाहिर की, जो जेल में इतने सालों से उसे याद नहीं आ रहा था। उसने अपनी माँ को कसकर गले लगाया और अपने कमरे में चला गया।
नरम बिस्तर पर लेटे हुए उसे लगा कि उसका शरीर गद्दे में धंस रहा है। यह उस सख्त ऊबड़ खाबड़ जेल के पलंग से बिल्कुल अलग था जिस पर वह सालों से सो रहा था। बिस्तर की गर्मी और आराम से उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में हो। कुछ देर तक वह वहीं लेटा रहा, बस एक आरामदायक बिस्तर और शांत माहौल से घिरे होने के एहसास का मजा लेता रहा। उसका मन धीरे धीरे भटकने लगा और जल्द ही वह गहरी नींद में सो गया। आखिरकार 10 साल की कैद के बाद आराम कर पाया। जैसे ही सोमन की आंखें खुलीं, कमरा गर्म रोशनी से भर गया। खिड़की से छनकर आ रही सूरज की किरणें दीवारों पर हल्की चमक डाल रही थीं। अपने हाथ पैर फैलाकर वह बिस्तर पर बैठ गया। अपनी स्किन पर मुलायम चादरों के एहसास का मजा ले रहा था। सालों में पहली बार उसने जेल की जिंदगी के शोर और अफरा तफरी से बिना किसी रुकावट के गहरी शांति से नींद ली थी। जब वह वहां बैठा, कमरे की शांति में खोया, तो उसके दिमाग में माया के ख्यालों की बाढ़ आ गई। वह जानता था कि उसे ढूंढना है, लेकिन सवाल यह था कि कैसे। उसने टेबल पर नजर डाली जहां उसकी मां ने उसका मोबाइल फोन रखा था और झिझकते हुए उसे उठा लिया। घबराहट के साथ सोमन ने अपने दोस्तों को फोन करना शुरू किया। उन्हें अपनी रिहाई के बारे में बताया। हालांकि उसे जो जवाब मिले वे वैसे नहीं थे जैसी उसने उम्मीद की थी। उनमें से कई उससे बात करने में झिझक रहे थे क्योंकि वे अब भी नेहा की भयानक हत्या से परेशान थे। ये साफ था कि पिछली घटनाओं से उसकी इज्जत को बहुत नुकसान हुआ था। आखिरकार कई नाकाम कॉल के बाद उसे दूसरी तरफ एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये उसका कॉलेज का दोस्त रवि था। सोमन ने राहत की सांस ली और उसे अपनी हालत बताई। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए रवि, मुझे माया को ढूंढना है। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि वह कहाँ हो सकती है? रवि ने सोमन से कहा, मैंने पिछली बार सुना था कि माया हिमालयी इलाके में कुछ आदिवासियों के बीच सोशल वर्क में शामिल थी। मैंने कुछ साल पहले एक मैगजीन में उसके बारे में पढ़ा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। सोमन ने पूछा, क्या तुम्हें मैगजीन का नाम याद है? रवि ने कुछ नहीं कहा और कहा, मुझे सोचने दो। मुझे लगता है कि यह मनाली न्यूज़लेटर जैसा कुछ था। रवि की बातें सुनकर सोमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिरकार माया के बारे में एक सुराग मिला। उसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई, लेकिन साथ ही एक जल्दी भी महसूस हुई। उसे जल्द से जल्द ढूंढना था। उसने जानकारी के लिए रवि को धन्यवाद दिया और जल्दी से कॉल खत्म कर दी। उसने अपना लैपटॉप उठाया और ऑनलाइन मनाली न्यूज़लेटर सर्च किया। कुछ मिनट सर्च रिजल्ट देखने के बाद उसे लोकल न्यूज़लेटर की वेबसाइट मिल गई। उसने आर्काइव सेक्शन पर क्लिक किया और माया का कोई जिक्र ढूंढने के लिए सालों पुराने इश्यूज को स्क्रॉल किया। स्क्रॉल करते करते उसकी आंखें थक रही थीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिर में उसने एक हेडलाइन देखी जिसने उसका ध्यान खींचा। माया हिमालय के दूर दराज के गांवों में शिक्षा लाती है। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा। उसने उत्सुकता से आर्टिकल पढ़ा। माया के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम के बारे में जाना जो दूर दराज के पहाड़ी समुदायों में जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा और रिसोर्स देता है। सोमन ने जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन की कांटेक्ट जानकारी लिख ली और जल्द से जल्द उनसे कांटेक्ट करने का प्लान बनाया। उसने माया को ढूंढने का पक्का इरादा कर लिया था, चाहे सफर कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। ऑर्गेनाइजेशन पुणे के हलचल भरे शहर में बसा था, जो ऊंची ऊंची इमारतों और चहल पहल वाली सड़कों से घिरा हुआ था। सोमन मुंबई से पुणे के लिए 2 घंटे की ड्राइव पर निकला। उसका दिल खुशी और बेचैनी से जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही कार घुमावदार एक्सप्रेसवे पर तेजी से आगे बढ़ी, सोमन के मन में नेहा की यादें घूमने लगीं। वह उस दिन में वापस चला गया जब वे पहली बार मिले थे और उनके मन में उनके साथ बिताए सफर की यादें ताजा हो गईं। एनक्राउन.ईहा एक आकर्षक युवती थी जो सीधे खड़ी थी और उसका पोस्टर ऐसा था जिससे कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लहराते हुए लहरा रहे थे, जो उसके अंडाकार चेहरे को पूरी तरह से फ्रेम कर रहे थे। उसकी गर्म भूरी आंखें समझदारी और जिज्ञासा से चमक रही थीं, जो लगातार अपने आसपास को ध्यान से देख रही थीं। नेहा का परिवार मुंबई के शांत उपनगरों में घाटकोपर के आकर्षक इलाके में रहता था। उसके माता पिता अपने करियर में अच्छी तरह से जमे हुए थे। उसके पिता एक सफल बिजनेसमैन थे और उसकी माँ एक समर्पित होममेकर थी। उनका घर एक आरामदायक जगह थी जिसमें शानदार सजावट और परिवार के आराम करने और रिलैक्स करने के लिए काफी जगह थी। एम्पायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स की स्टूडेंट होने के नाते नेहा साइंस स्ट्रीम में नेचुरल थी, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझती थी और लगातार अपने ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती थी। उसके साथ ही उसकी समझदारी और मेहनत की तारीफ करते थे।
और उसके प्रोफेसर उसके बहुत अच्छे एकेडमिक परफॉर्मेंस की तारीफ करते थे। एम्पायर कॉलेज के हॉल में नेहा की चमकदार पर्सनालिटी साफ दिखती थी। वह सबका मुस्कुराकर और दोस्ताना अंदाज में स्वागत करती थी। उसके प्यार और चार्म ने कई लोगों को अपनी ओर खींचा, खासकर लड़कों को जो उसकी प्यारी मुस्कान और दिलकश मौजूदगी के दीवाने थे। नेहा की अटेंशन और पहचान पाने की चाहत की कोई हद नहीं थी। उसे लाइमलाइट चाहिए थी और वह इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। नेचुरल इंटेलिजेंस और एकेडमिक काबिलियत होने के बावजूद वह एक खूबसूरत ताज के साथ ग्लोबल स्टेज पर खड़े होने का सपना देखती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में एक ऐसी चाहत जल रही हो जो सिर्फ पढ़ाई में कामयाबी से बुझ नहीं सकती थी। वह एक ऐसी जिंदगी चाहती थी जहां वह दिमागी तौर पर काबिल हो और अपनी खूबसूरती और ग्रेस के लिए इज्जत पाए। रोहन एक जवान लड़का था जिसका लुक बहुत हैंडसम था और उसका चेहरा कई तरह के इमोशन दिखा सकता था। वह उस कॉलेज में सेंटर ऑफ अटेंशन था जहां नेहा स्टूडेंट थी। उसके शरारती बर्ताव ने उसे लड़कियों के बीच पॉपुलर बना दिया था। अक्सर फ्लर्ट करने के बावजूद उसने कभी किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं पड़ा। नेहा से 1 साल सीनियर होने के नाते, आर्ट्स स्ट्रीम से होने के नाते उसने उसे कई बार देखा था, लेकिन उसके लिए वह भीड़ में एक और चेहरा थी। नेहा और रोहन एक कॉलेज फेस्टिवल के दौरान मिले। रोहन के बहुत हैंडसम फीचर्स ने नेहा का ध्यान खींचा और वह तुरंत उसे पसंद करने लगी। लेकिन उसकी नजर में आने की कोशिशों के बावजूद रोहन, जो जिंदगी को लेकर बेफिक्र था, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। भले ही वह बहुत खूबसूरत थी, रोहन को उससे कभी प्यार नहीं हुआ। वह हमेशा फ्रेंडली और पोलाइट था, लेकिन कभी भी अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं था। फिर भी नेहा को उस पर क्रश था जो लंबे समय तक चला। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, नेहा का रोहन के लिए प्यार धीरे धीरे कम होता गया। उसे एहसास हुआ कि वह उसके समय और अटेंशन के लायक नहीं है। हालांकि शुरू में उसे दुख हुआ और वह उससे नाराज थी क्योंकि उसने उसकी फीलिंग्स का जवाब नहीं दिया। लेकिन जल्द ही उसने अपनी एनर्जी जिंदगी के दूसरे कामों में लगा दी। उसने अपनी पढ़ाई और वर्ल्ड स्टेज पर बड़ा नाम कमाने के अपने सपने पर फोकस किया। नेहा की स्कूल की करीबी दोस्त माया ने भी एम्पायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड आर्ट्स में एडमिशन ले लिया। माया की बहुत ज्यादा खूबसूरती ने उसे लड़कों के बीच सेंटर ऑफ अटेंशन बना दिया था। जब भी वह पास से गुजरती तो सबकी नजरें उन पर टिक जाती। हालांकि नेहा को तब झटका लगा जब उसने सुना कि रोहन, जिसने कभी उसे इग्नोर किया था, माया से प्यार करने लगा था। नेहा को यह जानकर दुख हुआ कि रोहन ने उसे इग्नोर करके माया को चुना था। दर्द के बावजूद नेहा जीती रही और माया के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखी। सोमन की एंट्री होती है। अपनी जिम जैसी बॉडी और तराशे हुए फीचर्स के साथ सोमन अपने जाने माने विद्यार्थी कॉलेज ऑफ साइंस में सबका ध्यान खींचते थे। उनका चार्म और अच्छा लुक्स अक्सर उनके दोस्तों का ध्यान खींचता था, लेकिन वह जमीन से जुड़े रहे और अपनी पढ़ाई पर फोकस किया। अपने पड़ोस में उन्होंने सबसे पहले नेहा को देखा, एक लड़की जिसकी मुस्कान दिलकश थी और जिसमें एलिगेंस का भाव था। उन्होंने कई बार दोस्ताना नजरें डाली और सोमन उसकी जबरदस्त एनर्जी की तरफ खींचा चला गया। सोमन का परिवार नेहा के घर से कुछ ब्लॉक दूर रहता था। उनके पिता एक बिजी बिजनेसमैन थे जिनकी एक सफल लॉजिस्टिक्स कंपनी थी। वहीं उनकी माँ एक होममेकर थी जो परिवार का ख्याल रखती थी। अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी और डैशिंग लुक्स के साथ सोमन पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था और उनकी हाजिर जवाबी और आसान नेचर ने उन्हें उनके दोस्तों के बीच पॉपुलर बना दिया था। जब भी वह नेहा के घर के पास से गुजरते तो हमेशा उनकी तरफ देखते, इस उम्मीद में कि वह उन पर नजर डाल लें। हालांकि उन्होंने कभी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं की। अपने मोहल्ले की चहल पहल वाली गलियों में सोमन और नेहा की मुलाकात बहुत ही मजेदार तरीके से हुई। एक दिन जब सोमन सड़क पर टहल रहा था, गहरी सोच में डूबा हुआ था, तो उसने अपने सामने रखे बक्सों के ढेर पर ध्यान नहीं दिया। अचानक और जबरदस्त टक्कर से सोमन लड़खड़ा गया। उसके हाथ फड़फड़ाने लगे जिससे फल और सब्जियां हर तरफ उड़ गईं। इस अफरा तफरी के बीच नेहा वहां से गुजर रही थी और ये मजेदार नजारा देख रही थी। अपनी हंसी रोक नहीं पाई और अपनी हंसी दबाते हुए सोमन की मदद करने के लिए दौड़ी। और इस तरह उनकी पहली मुलाकात हंसी और एक अचानक मिले फ्रूट सलाद से भरी हुई थी, जिसने उनकी जिंदगी में आगे आने वाले मजेदार और मुश्किल सफर की शुरुआत की। एक धूप वाले दिन जब नेहा अपने मोहल्ले में टहल रही थी तो उसने देखा कि सोमन कुछ भारी किराने के बैग उठाते हुए अपने बाइसेप्स को हिला रहा है। उसकी बॉडी देखकर वह इंप्रेस हुई और उसके पास गई और बैग उठाने में मदद करने की पेशकश की। एक सच्चे जेंटलमैन होने के नाते सोमन ने उसकी पेशकश मान ली और जल्द ही दोनों साथ साथ चलने लगे। पुराने दोस्तों की तरह बातें करने लगे। जैसे ही वे सोमन की बिल्डिंग में पहुंचे
उसने नेहा को एक गिलास पानी के लिए अपने अपार्टमेंट में बुलाया। जैसे ही नेहा ने पानी का एक घूंट लिया, वह सोमन के हैंडसम नैन नक्श पर ध्यान दिए बिना नहीं रह सकी। उसके चौड़े कंधे, टोंड हाथ और प्यारी मुस्कान ने उसका दिल जीत लिया था। सोमन भी नेहा की सुंदरता और समझदारी पर फायदा हो गया था। उन्होंने दोपहर बातें करते, हंसते और अपनी जिंदगी की कहानियां शेयर करते हुए बिताई। दिन के आखिर तक वे दोनों जान गए थे कि उन्हें कोई खास मिल गया है। उस दिन से नेहा और सोमन एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। वे लंबी वॉक पर जाते, आइसक्रीम शेयर करते और साथ में रोमांटिक फिल्में देखते। उनका प्यार एक खूबसूरत फूल की तरह था जो रोज खिलता था और अपने आसपास सभी को खुशियां देता था। और सोचिए, ये सब कुछ बक्सों के ढेर पर हुई एक अचानक हुई मुलाकात से शुरू हुआ था। किस्मत का दो लोगों को मिलाने का एक अजीब तरीका होता है। देर रात मूवी देखने के बाद जब घड़ी में आधी रात हुई तो सोमन ने नेहा को उसके दरवाजे पर छोड़ा। नेहा की माँ, जो एक मिलनसार और फ्रेंडली औरत थी, ने दरवाजे पर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। सोमन उनके स्वागत करने वाले नेचर से हैरान रह गया और उसे देखते ही उसकी माँ की आंखों में चमक आ गई। नेहा की माँ ने सोमन को कई बार पड़ोस में घूमते हुए देखा था। हर बार जब वह उसे देखती तो उसमें कुछ ऐसा होता जिससे उन्हें खुशी महसूस होती। शायद यह उसकी फ्रेंडली मुस्कान थी या जिस तरह से वह कॉन्फिडेंट तरीके से पेश आता था। जो भी हो, हर बार जब वह उसे देखती तो वह उन्हें और भी अच्छा लगता। नेहा को सुरक्षित घर लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने शुक्रगुजार होते हुए कहा। क्या आप एक कप चाय के लिए अंदर आना चाहेंगे? सोमन पहले तो झिझका, लेकिन तासी बनी चाय की अच्छी खुशबू ने उसे दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने उसका इनविटेशन मान लिया और उनके घर के अंदर चला गया। जब वह उनके आरामदायक लिविंग रूम में बैठा तो उसे उनके घर की गर्माहट और आराम महसूस हुआ। सोमन की बेचैनी को भांपते हुए नेहा की माँ ने उसे आराम महसूस कराने की कोशिश की। वह उससे उसके परिवार, पसंद और इच्छाओं के बारे में बात करती थी, जिससे उसे लगता था कि वह उनके परिवार का हिस्सा है। जैसे ही सोमन उनके घर से निकला, उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ घंटे पहले तक किसी अजनबी से इतना अपनापन कभी महसूस नहीं किया था। नेहा की माँ ने उसे जीत लिया था और उसे पता था कि उसने जिंदगी भर के लिए एक दोस्त बना लिया है। सोमन हर दिन घड़ी की सुई की तरह जूस सेंटर के बाहर खड़ा रहता, बेसब्री से नेहा के कॉलेज से लौटने का इंतजार करता। जब वह दूर से उसे आते हुए देखता तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती। जैसे ही वह पास आती, वह एक प्यारी सी मुस्कान देता और अपना हाथ बढ़ाकर उसका भारी बैग उठाने की पेशकश करता। वे साथ में पास के जूस सेंटर जाते, जहां वे ताजे जूस का एक लंबा गिलास ऑर्डर करते और उसे शेयर करते। बारी बारी से दोनों एक ही गिलास से पीते। वे बातें करते और हंसते डूबते सूरज की गर्म सुनहरी रोशनी में एक दूसरे के साथ का मजा लेते। कुछ दिन वे पास की एक कॉफी शॉप में जाते और 2 भाप से भरे कप कॉफी ऑर्डर करते, साथ बैठकर दुनिया को गुजरते हुए देखते। कॉफी की तेज खुशबू और शाम की ठंडी हवा से एक ऐसा नशीला ड्रिंक बनता था जो उनके होश उड़ा देता था। कभी कभी वे पास के पार्क में हाथों में हाथ डाले टहलते थे, जो हरी भरी हरियाली और खिले हुए फूलों की मीठी खुशबू से घिरा होता था। सोमन के लिए नेहा के साथ बिताई ये शामें उसके दिन की सबसे खास होती थीं और वह उसके साथ बिताए हर पल को संजो कर रखता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नेहा और सोमन का प्यार एक खुशबूदार फूल की तरह खिलता गया। वे घंटों अपने सपनों और उम्मीदों, पसंद नापसंद और डर और उम्मीदों के बारे में बातें करते। सोमन अपने मजेदार जोक से उसे हंसाता और नेहा उसकी कहानियां ध्यान से सुनती। वे हाथों में हाथ डालकर चलते, हवा नेहा के बालों से खेलती और डूबता सूरज उनके चेहरों पर एक गर्म चमक बिखेरता। उनके साथ बिताए पल जादुई होते थे, जैसे उनके लिए समय रुक गया हो। उनके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई थी और बस उनका प्यार ही मायने रखता था। वे एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे और हर दिन उन्हें करीब लाता जा रहा था। सोमन चुपके से नेहा को देखता और वह शर्मा जाती, ये जानकर कि वह उसकी दुनिया का सेंटर है। जैसे जैसे दिन बड़े होते गए, उनका प्यार और गहरा होता गया। वे अक्सर पार्क की बेंच पर बैठकर आने जाने वालों को देखते, अपनी ही दुनिया में खोए रहते और जब शाम ढलती तो वे एक दूसरे को गले लगा लेते। छोड़ना नहीं चाहते थे, उम्मीद करते थे कि उनका प्यार हमेशा बना रहेगा। एक दिन जब वे कैफे में थे, सोमन ने नेहा को अपने फिजिक्स प्रोफेसर की अजीबोगरीब आदतों के बारे में बताते हुए सुना। कुछ मिनटों के बाद वह झुके और फुसफुसाकर उससे एक मजाक किया। तुम्हें पता है मैं एटम पर कभी भरोसा क्यों नहीं करता? नेहा ने उत्सुकता से अपनी भौहें चढ़ाईं। क्यों? सोमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि वे सब कुछ बनाते हैं। नेहा जोर से हंस पड़ी, अपना मुंह हाथ से ढकते हुए।
ये बहुत बुरा है, ये सच में मजेदार है। सोमन हंसा। मुझे पता था कि तुम्हें यह पसंद आएगा। सोमन और नेहा के रिश्ते की गर्मजोशी उन दोनों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उनके परिवारों तक भी पहुंची। उनका प्यार एक रोशनी की किरण था जो उनके आसपास के लोगों के दिलों को रोशन करता था। उनके बीच के रिश्ते को दोनों के माता पिता ने माना और सराहा। नेहा के माता पिता सोमन को उसके अच्छे व्यवहार और जिस तरह से वह उनकी बेटी के साथ प्यार और सम्मान से पेश आता था, उसके लिए बहुत पसंद करते थे। उन्होंने खुले दिल से उसका स्वागत किया और उसे बुलाने का हमेशा कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते थे। दूसरी ओर सोमन के माता पिता भी नेहा को उतना ही पसंद करते थे। उसकी खूबसूरती, समझदारी और अपनी प्यारी मुस्कान से कमरे को रोशन करने की काबिलियत की तारीफ करते थे। वह उनके लिए बेटी जैसी थी और वे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते थे। सोमन और नेहा का रिश्ता इतना मजबूत था कि वे एक दूसरे के घर आसानी से आ जा सकते थे। वे अक्सर एक दूसरे के घर जाते थे जहां उनका खुले दिल से स्वागत होता था, पेट भर खाना मिलता था और बहुत हंसी आती थी। उनके परिवार एक साथ बैठते, कहानियां सुनाते और ऐसी प्यारी यादें बनाते जिन्हें वे सालों तक संजोकर रखते थे। वे मजाक में एक दूसरे को चिढ़ाते थे, लेकिन हर बातचीत में एक दूसरे के लिए उनका प्यार और सम्मान झलकता था। नेहा, माया और सोमन अपनी जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले थे। वे कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके थे और दुनिया को संभालने के लिए तैयार थे। माया और नेहा की नजरें मॉडलिंग की ग्लैमरस दुनिया पर टिकी थीं। माया मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने की तैयारी कर रही थी ताकि वह अपना नाम बना सके और अपना करियर शुरू कर सके। जब लड़कियां अपने सपनों और उम्मीदों के बारे में बात कर रही थीं, तो उत्साह साफ दिख रहा था। सोमन उन दोनों के लिए बहुत खुश थे और उन्होंने हर कदम पर उनका साथ देने का वादा किया। जब वे बात कर रही थीं, तो बाहर सूरज डूब गया, जिससे कमरे में एक गर्म नारंगी चमक फैल गई। यह उम्मीद और संभावनाओं का पल था, सपनों का पीछा करने और अनजान में आगे बढ़ने का। साल 1985 था और शहर उत्साह से भरा हुआ था, क्योंकि मिस इंडिया पेजेंट पूरे जोरों पर था। नेहा यह नजारा देखने के लिए उत्सुक होकर बड़े ऑडिटोरियम में गई थी। जैसे ही विनर का नाम अनाउंस हुआ, इवेंट शुरू हुआ और भीड़ में जोश भर गया। ये माया थी, वह लड़की जिसने अपनी शानदार खूबसूरती से कई लोगों का दिल जीत लिया था। नेहा ने माया को सेंटर स्टेज की तरफ जाते देखा। उसकी आंखें खुशी और यकीन न होने से चमक रही थीं। अचानक एक आदमी आया, तेजी से सीढ़ियां चढ़कर शान से सेंटर स्टेज पर आ गया। ये रोहन था, वही लड़का जो कभी नेहा के प्यार का निशाना था। उसने माया को कसकर गले लगाया और नेहा अपनी नसों में जलन महसूस कर सकती थी। ये माया की कामयाबी के लिए नहीं, बल्कि रोहन के दिखाए प्यार के लिए था। वह उसके लिए कड़वाहट महसूस किए बिना नहीं रह सकी, भले ही वह बहुत पहले आगे बढ़ चुकी थी और सोमन से प्यार पा चुकी थी। इसके बावजूद नेहा को रोहन के माया पर प्यार लुटाने के तरीके से थोड़ी जलन हुई। उसने इसे एक तरफ रखकर आज पर उस प्यार पर ध्यान देने की कोशिश की जो वह और सोमन शेयर करते थे। फिर भी रोहन की पिछली बेपरवाही की यादें उसके मन में अभी भी उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रही थीं। माया की शानदार जीत के बाद जैसे जैसे दिन बीतते गए, नेहा ने देखा कि उनके बीच एक हल्की सी दूरी बढ़ रही है। माया की जिंदगी एक उतार चढ़ाव भरी रोलर कोस्टर राइड बन गई थी, जिसमें उसके पिता और रोहन के साथ उसका रिश्ता भी उतार चढ़ाव भरा था। नेहा ने सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन माया अपनी नई नई मिली शोहरत और अपनी पर्सनल जिंदगी के ड्रामा में ज्यादा बिजी थी। इस बीच नेहा ने एक नया गोल तय कर लिया था, अगले साल का मिस इंडिया पेजेंट जीतना। उसने अपना सारा समय और एनर्जी कंपटीशन की तैयारी, अपने वॉक और पोज की प्रैक्टिस और अपने ब्यूटी रूटीन को परफेक्ट करने में लगा दी। कोई भी चीज उसे उसके गोल से डिगा नहीं सकी, यहाँ तक कि उसके और उसकी कभी की करीबी दोस्त माया के बीच की अनबन भी नहीं। नेहा के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी, क्राउन जीतने का उसका मौका, और उसने इसका पूरा फायदा उठाने का पक्का इरादा कर लिया था। सोमन पास के कैफे में नेहा के सामने बैठा अपनी कॉफी पी रहा था और उसे चिंता से देख रहा था। तुम कंपटीशन के लिए माया की मदद और सपोर्ट क्यों नहीं लेती? उसने सुझाव दिया। माया का जिक्र सुनते ही नेहा का चेहरा बिगड़ गया। बिल्कुल नहीं, उसने तेजी से जवाब दिया। नेहा के जवाब से सोमन हैरान रह गया और उसे समझाने की कोशिश की। नेहा, माया तुम्हें प्राइज जीतने के लिए कुछ जरूरी और कीमती सबक सिखा सकती है। तुम्हें अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें एक तरफ रखकर उसकी मदद लेनी चाहिए। सोमन की बात सुनकर नेहा की आंखें सिकुड़ गईं। तुम नहीं समझोगे सोमन, उसके बॉयफ्रेंड ने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया है, उसने गुस्से से कहा। सोमन कंफ्यूज था। क्या बात थी नेहा? उसने धीरे से पूछा।
लेकिन नेहा सोमन के साथ पास्ट के बारे में बात करने के मूड में नहीं थी। उसने दूसरी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं, चलो इस बारे में बात नहीं करते। सोमन को लगा कि नेहा इस बारे में और बात नहीं करना चाहती और उसने उस पर ज्यादा जोर नहीं डाला। मुझे उम्मीद है कि तुम कड़ी मेहनत करोगी और अच्छी तरह से तैयार रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, उसने कॉलेज जाने से पहले उसका माथा धीरे से चूमते हुए कहा। सोमन ने नेहा को कई बार रोहन के बारे में बात करते सुना था, लेकिन वह उस आदमी से कभी पर्सनली नहीं मिला था। उसने रोहन और माया के बीच लव अफेयर के बारे में सुना था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोमन हमेशा अपनी जिंदगी और नेहा के लिए अपने प्यार पर फोकस करता था। माया और रोहन के रिश्ते के ड्रामा में पड़ने की उसकी कोई वजह नहीं थी। जब भी नेहा रोहन के बारे में बात करती, सोमन सब्र से सुनता, लेकिन कभी कोई सवाल नहीं पूछता था। वह नेहा के पास्ट में दखल देना या उसकी बातों में दखल देना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह नेहा का ध्यान उनके रिश्ते और उन चीजों पर लगाने की कोशिश करता जो वे साथ में कर सकते थे। सोमन ने नेहा के साथ एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बनाने का पक्का इरादा कर लिया था, जिस पर पास्ट या किसी और की मौजूदगी का कोई असर न पड़े। ऑडिटोरियम में एक्साइटमेंट और उम्मीद भरी हलचल थी, क्योंकि ऑडियंस मिस इंडिया पेजेंट के फाइनल राउंड के शुरू होने का इंतजार कर रही थी। स्टेज पर चमकदार लाइटें लगी थीं, जो कंटेस्टेंट्स के गाउन पर लगे सीक्वेंट और डायमंड से चमक रही थीं। नेहा के माता पिता सबसे आगे की लाइन में बैठे थे। उनकी आंखें गर्व से चमक रही थीं जब वे अपनी बेटी को टाइटल के लिए मुकाबला करते हुए देख रहे थे। सोमन नेहा की मां के पास बैठा था। उसका दिल घबराहट और उम्मीद से जोर जोर से धड़क रहा था। नेहा पहले ही सभी शुरुआती राउंड अच्छे नंबरों से पास कर चुकी थी। अब वह इस खास टाइटल के लिए टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में शामिल हो गई थी। जैसे ही फाइनल Q&A राउंड शुरू हुआ, हवा में टेंशन साफ महसूस हो रहा था, जिसे कंटेस्टेंट्स की तुरंत सोचने की काबिलियत और उनकी इंटेलिजेंस और विट दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। जज सबसे आगे की लाइन में बैठे थे, हर जवाब को ध्यान से देख रहे थे। जैसे ही फाइनल Q&A राउंड खत्म हुआ, ऑडिटोरियम में टेंशन साफ महसूस हो रहा था। आखिर में रिजल्ट अनाउंस किए गए। नेहा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन बदकिस्मती से वह मिस इंडिया का टाइटल जीतने से चूक गई और रनर अप प्राइज जीता। हालांकि वह निराश थी, लेकिन उनके माता पिता के चेहरों पर गर्व और तारीफ का भाव था। सोमन, जो अपनी मां के बगल में बैठे थे, ने उन्हें गले लगाया और बताया कि उन्हें नेहा पर कितना गर्व है। वह भी मुस्कुराई, सपोर्ट और प्यार के लिए शुक्रगुजार महसूस कर रही थी। नेहा की आंखों में ठंडक देखकर सोमन का दिल बैठ गया। वह इतने उत्साह और उम्मीद के साथ उसे बधाई देने के लिए पीछे के कमरे में भागे थे, जहां से उन्हें ऑर्गेनाइजर ले गए थे, लेकिन अब वह हवा में निराशा महसूस कर सकते थे। जैसे ही वह उनके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मीडिया वाले उन्हें घेरे हुए हैं, जो 1986 के कॉन्टेस्ट के नए बने विजेताओं की फोटो खींच रहे थे। सोमन भीड़ में से अपना रास्ता बनाते हुए नेहा तक पहुंचने के लिए बेताब थे, लेकिन जैसे ही वह करीब आए, उन्होंने देखा कि नेहा उन्हें रोकने के लिए अपनी हथेली ऊपर उठाए हुए हैं। ऐसा लगा जैसे उनके बीच की दूरी बढ़ गई हो, और सोमन वहीं खड़े रह गए, उन्हें दूर से देख रहे थे। सोमन वहीं खड़े थे। उन्हें कंफ्यूजन और अनिश्चितता का एहसास हो रहा था। जब उसने नेहा को देखा तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह अभी भी कंपटीशन के बाद खुश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी, जिसे वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था। क्या यह निराशा थी? फ्रस्ट्रेशन? सोमन समझ नहीं पाया। जब वह नेहा के अजीब बर्ताव के संभावित कारणों के बारे में सोच रहा था, तो उसे शक होने लगा कि क्या वह इसमें कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। शायद वह अपनी चिंताएं उस पर थोप रहा था, लेकिन जिस तरह से वह वहां खड़ी थी, उसका शरीर टेंशन में था और उसकी आंखें दूर थीं। उससे वह बेचैन हो गया। वह सोचने लगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जैसे जैसे रात ढलती गई, नेहा का उत्साह कम होता गया और वह भीड़ भरे ऑडिटोरियम से बाहर निकल गई। जब वह अपनी कार की ओर बढ़ी, तो मुंबई की गर्म हवा ने उसका स्वागत किया। उसका दिमाग अभी भी दिन भर की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। सोमन उसका ध्यान खींचने की उम्मीद में उसके पीछे गया, लेकिन वह खोई हुई लग रही थी। बिना दूसरी नजर डाले वह अपनी कार में बैठी और अपने माता पिता के साथ घाटकोपर के लिए लंबी ड्राइव पर निकल पड़ी। सोमन पीछे छूट गया। उस शहर में अजनबी जैसा महसूस कर रहा था, जिसे वह हमेशा से इतनी अच्छी तरह जानता था। उसके मन में सवाल और शक दौड़ रहे थे। वह नेहा के उसके प्रति ठंडे बर्ताव को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने नेगेटिव विचारों को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन वे उसके सिर पर बादल की तरह छाए रहे, जिससे उसे चमकदार रोशनी और भीड़भाड़ वाली सड़कें दिखाई नहीं दे रही थीं।
नेहा ने अगले दिन सोमन को फोन किया और पेजेंट में अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। नेहा ने कहा, मुझे माफ करना सोमन, मेरे बर्ताव के लिए। कोई बात नहीं नेहा, मैं तुम्हारी सफलता से खुश थी, लेकिन जब तुमने मुझे पहचाना नहीं तो मैं हैरान रह गई। हालांकि मुझे एहसास हुआ कि रनर अप टाइटल जीतने के प्रेशर और मीडिया अटेंशन ने शायद तुम पर असर डाला होगा। मुझे बस खुशी है कि यह सिचुएशन की बात थी, सोमन ने जवाब दिया। नेहा ने कहा, मुझे माफ करना सोमन, मैं तुम्हारी भरपाई कैसे कर सकती हूँ? मेरी माँ ने तुम्हें कल डिनर पर बुलाया है और मेरी बिल्डिंग के लोगों का एक सम्मान कार्यक्रम भी है, प्लीज उसमें भी आना। जैसे ही फोन कॉल खत्म हुई, सोमन को राहत महसूस हुई। वह पिछले दिन से नेहा के बर्ताव के बारे में सोच रहा था और उसकी माफी ने उसके शक कम कर दिए, जिससे उसे कुछ तसल्ली मिली। बातचीत से उसे सुकून मिला और उसे लगा कि उसका हौसला बढ़ गया है। वह नेहा के साथ एक बार फिर समय बिताने के ख्याल से एक्साइटेड हो रहा था और उसके दिमाग में भविष्य में उनकी मुलाकातों की उम्मीदें दौड़ने लगीं। अगले दिन जब वह नेहा की बिल्डिंग में दाखिल हुआ तो उसकी शान देखकर वह हैरान रह गया। ये साफ था कि नेहा एक अमीर परिवार से थी। नेहा की माँ ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे खूबसूरती से सजे हुए लिविंग रूम में ले गईं। सोमन उस शानदार सेटिंग को देखकर हैरान रह गया और उसे बेचैनी महसूस हुई, जैसे वह यहाँ का नहीं है। नेहा के पिता ने सोमन का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बात करने के लिए बैठने के लिए बुलाया। उन्होंने सोमन के भविष्य के प्लान और उम्मीदों पर कुछ समय बात की। नेहा के पिता ने सोमन की जिंदगी और उम्मीदों में सच्ची दिलचस्पी दिखाई, जिससे सोमन को सुकून मिला। बातचीत में सोमन नेहा के पिता की तारीफ किए बिना नहीं रह सके, जो एक सपोर्टिव और प्यार करने वाले माता पिता की मिसाल थे। डिनर पर नेहा की माँ ने उन्हें नेहा के बचपन की कहानियां सुनाई और सोमन ने ध्यान से सुना। नेहा की कामयाबियों की तारीफ की। डिनर के बाद वे सम्मान कार्यक्रम में गए, जहां नेहा की बिल्डिंग के रहने वाले उसकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। सोमन रहने वालों के बीच कम्युनिटी की भावना और भाईचारे से बहुत इंप्रेस हुए। जैसे ही नेहा को सम्मान लेने के लिए बुलाया गया, सोमन का दिल गर्व से भर गया। उसे अपनी कामयाबी में एक छोटी सी भूमिका निभाने पर खुशी और सुकून महसूस हुआ। जब उसने बाकी ऑडियंस के साथ तालियां बजाईं, तो उसे पता था कि वह एक ऐसा पल देख रहा है जो उसकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। प्रोग्राम रात भर चलता रहा और जब तक वह खत्म हुआ और लोग अपने अपने घरों को लौटे, सोमन को पता चल गया कि जाने का समय हो गया है। उसने नेहा और उसके परिवार को अलविदा कहा, उनकी अच्छी मेहमान नवाजी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और नेहा को उसकी सफलता पर फिर से बधाई दी। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकला, ठंडी रात की हवा ने उसे घेर लिया और सड़कों का सन्नाटा पिछले दिन के पेजेंट की हलचल से बिल्कुल अलग था। सोमन को सुकून का एहसास हुआ, यह जानकर कि उसने नेहा और उसके सपनों को सपोर्ट करने में एक छोटा सा हिस्सा निभाया था। वह मुस्कुराते हुए घर गया, एक चैन की रात की नींद के लिए तैयार। नेहा माया को धोखा देती है। नेहा अपने कमरे में आराम कर रही थी, अपनी हाल की जीत की यादों में खोई हुई थी। तभी फोन की तेज घंटी ने उसके सपनों को तोड़ दिया। उसने रिसीवर उठाया, उसकी आवाज संभली हुई और सधी हुई थी। हेलो, ये कौन है? दूसरी तरफ से आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन बेचैनी से भरी हुई थी। नेहा, मैं माया बोल रही हूँ। नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। वह सोच रही थी कि ऐसी क्या गड़बड़ हो गई है कि माया ने उसे इतनी परेशान होकर फोन किया। माया, तुम कहाँ हो? ऐसा लगता है कि पूरा चेंबूर तुम्हें ढूंढ रहा है। पुलिस मेरे घर पूछताछ करने आई है। नेहा ने आसानी से झूठ बोला। वह मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। माया ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। उसके शब्द जल्दी जल्दी निकल रहे थे। नेहा, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। नेहा का दिल गर्व से भर गया, ये सोचकर कि माया उस पर भरोसा कर रही है। बेशक माया, प्लीज मुझसे कुछ मत छिपाना। नेहा ने उसे भरोसा दिलाया, ये महसूस करते हुए कि जो भी बात थी वह सीरियस थी। माया ने बताया कि वह और रोहन कोर्ट में शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए 2 गवाहों की जरूरत थी। क्या तुम और सोमन गवाह के तौर पर आ सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। सोमन का नाम लेते ही नेहा का दिल बैठ गया, ये जानते हुए कि पेजेंट के बाद से हालात अजीब हो गए थे। लेकिन यह समय नहीं था। दूसरी तरफ से आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन चिंता से भरी हुई थी। नेहा, ये माया है। नेहा का दिल जोर से धड़क उठा। वह सोच रही थी कि ऐसी क्या गड़बड़ हो सकती है कि माया ने उसे इतनी परेशान होकर फोन किया। तुम कहाँ हो माया? ऐसा लगता है कि पूरा चेंबूर तुम्हें ढूंढ रहा है।
पुलिस मेरे घर पूछताछ करने आई है, नेहा ने आसानी से झूठ बोला। वह मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। माया ने बोलने से पहले गहरी सांस ली। उसके शब्द जल्दी जल्दी निकल रहे थे। नेहा, मुझे उम्मीद है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। नेहा का दिल गर्व से भर गया, ये सोचकर कि माया उस पर भरोसा कर रही है। बेशक माया, प्लीज मुझसे कुछ मत छिपाना, नेहा ने उसे भरोसा दिलाया, ये महसूस करते हुए कि जो भी बात थी वह सीरियस थी। माया ने बताया कि वह और रोहन कोर्ट में शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए 2 गवाहों की जरूरत थी। क्या तुम और सोमन गवाह के तौर पर आ सकते हो? उसने पूछा। उसकी आवाज इमोशन से कांप रही थी। सोमन का नाम लेते ही नेहा का दिल बैठ गया, ये जानते हुए कि पेजेंट के बाद से हालात अजीब हो गए थे। लेकिन यह, क्या रोहन मर गया है? नेहा पूछने का समय नहीं था। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। नेहा ने इसे माया के लिए चीजों को और भी मुश्किल बनाने के मौके के तौर पर देखा। जवाब देने से पहले वह थोड़ी देर रुकी। मुझे माफ करना माया, वो अब नहीं रहा। माया का हाथ कांप रहा था। जब उसने रिसीवर पकड़ा हुआ था, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने हकलाते हुए अलविदा कहा और फोन रख दिया। ये आखिरी बार था जब नेहा ने माया से बात की थी। नेहा और माया के बीच कड़वाहट अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिससे उनके बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके रास्ते अलग हो गए हों और वे फिर कभी न मिले। रोहन को खोने से दुखी माया अब अतीत और वर्तमान का बोझ नहीं उठा सकती थी। उसे नेहा के कामों से धोखा महसूस हुआ और वह उसे उस दर्द के लिए माफ नहीं कर सकती थी जो उसने दिया था। जहां तक नेहा की बात है, उसने वही किया जो उसने सोचा था, रोहन से बदला लेना और उसे सबक सिखाना। लेकिन इस चक्कर में उसने एक दोस्त खो दिया और एक ऐसी दरार पैदा कर दी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। यह उस दोस्ती का दुखद अंत था जिसमें कभी बहुत उम्मीदें थीं।